घर में खाना बना रही थी तो वहीं दूसरी तरफ उसकी आलसी सास जुगनी टीवी के आगे बैठी ठहाके मार रही थी। तभी उसका बेटा विनोद दफ्तर से घर लौटकर बोलता है, हाँ, माँ जरा जल्दी से एक गिलास पानी पिला दो, प्यास के मारे कंठ सूख रहा है। विनोद बेटा, मेरे सीरियल में बाधा मत बद, थोड़ी देर थम जा। और इस कड़के सर्दी में कौन पानी पीता है? सास का आलस देखकर बहू बोलती है, ये सासू माँ का आलसीपना तो जाड़े के साथ और जोर पकड़ रहा है। अब मुझे ही कोई पैरवी पैतरा अपनाना पड़ेगा, वरना माँ जी का बढ़ता आलस उन्हें बीमार के बिछौने पर पटक देगा। थोड़ी देर में सभी जन रात का खाना खाने बैठ जाते हैं। तभी बृजमोहन बोलता है, अरे बहू, ये तेरी सास की कुर्सी आज फिर खाली है। अब आज कौन सी नई बीमारी पैदा हो गई इसके शरीर में? वो ससुर जी, माँ जी कमरे में ही खाना खाएंगी, उन्हें पेट दर्द है। अरे हाँ, मोहतरमा को खाते खाते टीवी की टिमटिमाहट भी तो चाहिए, वरना खाना कहाँ हजम होता है। सभी के खाना खाने के बाद रेशमा अपने खाने की थाली लेकर अपनी सास के पास जाती है। खाना देखकर जुगनी टूट पड़ती है। माँ जी, आपने खाने से पहले हाथ तो धोया ही नहीं। अरे बहू, भूख के आगे हाथ धोना किसे सूझता है? और सर्दी में तो वैसे भी पानी से बचना चाहिए। अपनी आलसी सास का बेतुका जवाब रेशमा को सोच में डाल देता है और वो रात भर सोचती है। माँ जी को समझाने बुझाने का कोई फायदा नहीं, अब मुझे उन्हें कामों में ही उलझाना पड़ेगा, तभी जाकर माँ जी फुहरपने के जगड़न से बाहर निकल पाएंगी। चतुर बहू बल की बजाय बुद्धि से काम लेते हुए ये बात अपने पति और ससुर से साझा करती है। हाँ रेशमा, माँ को आलस से बाहर निकालने के लिए अब ऐसा ही करना पड़ेगा। अगली सुबह रेशमा रसोई में काम कर रही होती है, अपनी सास के कमरे से बाहर आने का इंतजार करती है। तभी उसे बाहर आता देखकर रेशमा कहती है, माँ जी, बाबूजी का हरे चने की सब्जी खाने का बड़ा मन है, इसीलिए मैंने सब्जी वाले से सवेरे सवेरे ही चने की झाड़ खरीद ली। आप बस बैठे बैठे इनके दाने निकाल दीजिए। अरे बोलो भला, बहू के रहते सास का काम धाम करना शोभा देता है क्या? हाँ, ये तिकड़मबाजी तू ही कर। अरे भाग्यवान, बहू तो बेचारी भोर की उठी देर रात तक एक पांव पर नाचती रहती है, घर द्वार बाहर कर परात भर कर बर्तन मांजती है और फिर हमें पका पकाया खाना परोसती है, और तुम्हें चने के दाने निकालने में आफत आ रही है। अरे तो किसने कहा था ये झोल झमेटा लाने को? सीधे हरे चने नहीं खरीद सकती थी? माँ जी, ऐसे हरे चने बाजार में 100 रुपए में पाव भर बिक रहा है, अब महंगाई में सस्ता मिला तो कौन छोड़ता है? हे भगवान, राम ही राखे तुझे बहू, जब देखो अठन्नी चबन्नी के पीछे सर खपाती रहती है। ला दे अब। जुगनी को काम में लगाकर रेशमा और ब्रिज की चाल पूरी हो जाती है। जुगनी सारा दिन चने के दाने निकालने में लगी रहती है। ये देखकर रेशमा कहती है, ये चने निकालना तो माँ जी के लिए चैलेंज बन गया। चलो अच्छा है, अब दिन भर की थक कर खा पी कर सो जाएगी। ऐसे ही पहले दिन का पड़ाव पूरा हो जाता है। अगले शाम जुगनी अपने बिस्तर पर बैठी हुई टीवी देख रही थी। तभी विनोद दफ्तर से सीधे कमरे में आकर टीवी के सामने खड़ा हो जाता है, जिसे देखकर जुगनी बिगड़ते हुए बोलती है, अरे क्या बात है विनोद, स्टैचू की तरह सामने क्यों खड़ा है? हट, मुझे टीवी देखने दे। विनोद टीवी बंद करके मर्म लहजे में अपनी माँ से कहता है, माँ, दिन भर तो आप टीवी में खोई रहती हो और खाना भी आप अपने कमरे में खाती हो। एक ही छत कर नीचे रहकर भी मुझे महसूस नहीं होता कि मेरी माँ मेरे साथ है। बचपन में जब मैं स्कूल से आता था तो आप मुझे हाथों से खिलाती थी और थपकी देकर सुलाती थी। बचपन गया बात गई, और अब तू दूध पीता बच्चा नहीं रहा। ब्याह हो चुका है तेरा, जिम्मेदारी अब बहू संभालेगी। माँ, मैं आपकी बात मानता हूँ, मगर क्या आपको याद है आपने आखिरी बार मेरे लिए अपने हाथों से स्वेटर कब बुना था? मुझे आपके हाथों के बने स्वेटर पहनने का मन कर रहा है। अरे विनोद, इस मॉडर्न जमाने में बुने स्वेटर कौन पहनता है बेटा? आजकल तो फैंसी शॉल स्वेटर सुर्खियों में है। मगर माँ जी, हाथों के बुने स्वेटर में जो गर्माहट होती है उसकी बात ही अलग है। विनोद जी ने मुझे बताया था कि आप बहुत ही बेहतरीन स्वेटर बुनती हैं। लगता है ये बेफिजूल की बातें हैं, तबीयत की तो आप बहाने बनाती हैं। जुगनी अपनी चतुर बहू की चाल को बूझ नहीं पाती और झुंझलाकर कहती है, बस बहू, तूने अपनी सास के हाथों के हुनर पर सवाल खड़ा किया है।
अब इसके लिए तुझे मुंह तोड़ जवाब मिलेगा। जुगनी के जैसी कढ़ाई बुनाई का काम गांव देहात में कोई नहीं करता। अपनी आलसी सास की आंखों में स्वेटर बुनने की ललक देख लाल बुझक्कड़ बहू मन ही मन में कहती है, आपको कामों में बिठाए रखना ही तो मेरा मकसद है, ताकि ये आलस आपके अंदर आए फुर्ती को देखकर भाग जाए। जुगनी अपने टीवी देखने की इच्छा बिसार कर पूरे जोरों शोरों से स्वेटर बुनने में जुट जाती है। इस बीच धीरे धीरे उसमें बसे आलस की खुमार घटने लगती है और एक रोज वो मुंह खोलकर कहती है, अरे रेशमा बहू, ला दे, आज सब्जी मैं काट देती हूँ। तू सारा दिन काम करके थक जाती है। ठीक है माँ जी, ये लीजिए। जुगनी खुशी खुशी सब्जी काटने लगती है। तभी उसकी नजर घड़ी पर पड़ जाती है। क्या बात है माँ जी, आपकी निगाह घड़ी पर क्यों जा रही है? अरे कुछ नहीं बहू, ये घर में छाया सन्नाटा देखकर मन ऊगता रहा है। ये बची खुची सब्जी तू काट लेना, मैं मेरे कमरे में जा रही हूँ। इस तरह आलस में घिर कर जुगनी आधा अधूरा काम छोड़कर अपने कमरे में जाकर टीवी देखते हुए घोड़े बेचकर सो जाती है। समय बीतता है। फिर एक दिन, अब मेरी छोटी मोटी बहानेबाजी से बात नहीं बनने वाली। माँ जी को उनके फुहारपन से पूरी तरह निकालने के लिए मुझे कुछ बड़ा करना होगा। अगली सुबह रेशमा जानबूझकर अपने कमरे से बाहर नहीं आती। तभी विनोद को बाहर आता देखकर जुगनी कहती है, विनोद, क्या बात है? बहू नींद से जागी नहीं क्या? देख, सुबह के 10 बज गए, अब तक मुझ बुढ़िया को चाय पानी नसीब नहीं हुई। माँ रेशमा की तबीयत बहुत खराब है। रात भर जाकर उसने जैसे तैसे रात काटी है। अब जाकर कहीं उसकी आंख लगी है। हाय हाय, तो आज का खाना कौन बनाएगा भला? अरे भाग्यवान, अब क्या ये भी तुम्हें बताना पड़ेगा? इस घर में बहू के बाद तुम इकलौती लुगाई हो, इसलिए खाना भी तुम ही बनाओगी ना? मैं और खाना? ना बाबा ना, मुझसे तो सुध भर रसोई में 2 डग भी नहीं रखा जाता। खाना बनाना तो बहुत दूर की बात है। अरे तो क्या बेचारी बीमार बहू को भूखे मारने का इरादा है तुम्हारा? अरे कैसी सास हो तुम। कोई तोड़ ना सूझने पर आलसी सास रसोई में आकर खाना पकाने लगती है। जिस बीच पसीने से तर होकर हांफते हुए कहती है, अरे बाप रे, ये रसोई की बागडोर संभालना तो देश संभालने के बराबर है। इस कहर ढाती सर्दी में भी पसीने से सराबोर हो गई मैं। अरे क्या हुआ भाग्यवान? खाना बना रही हो या बिरबल की खिचड़ी बना रही हो? बना तुम्हारा खाना? अरे ला रही हूँ, जरा सब्र का बांध रख लो। जुगनी अपने पति और बेटे को खाना परोसकर पूछती है, विनोद बेटा, ये बहू कौन से लापता गंज में गायब है? मैं आपको बताया तो था, रेशमा बीमार है, उसका खाना आप कमरे में ले जाइए। ये सुनकर आलसी सास नाक सिकोड़कर अपनी बहू के लिए खाना लेकर कमरे में आती है, जहाँ बिस्तर पर बैठी बहू मजे से मूंगफली खा रही होती है। ये देखकर गुस्से से तिलमिलाई जुगनी कहती है, बीमार को तो खाने का एक दाना भी खाने का मन नहीं करता, और तू मजे से मूंगफली खा रही है। इसका मतलब तू बीमार होने का ढोंग कर रही है। अपनी फुहर सास का ये सवाल सुनकर चालाक बहू उसे फटकार लगाते हुए बोलती है, माँ जी, आप भी तो अक्सर ऐसे ही बहाने बनाती हैं। सारा दिन आप टीवी में उलुल जुलुल कहानी देखकर, सांझ की बेला बीतते ही पेट दर्द का बहाना बनाकर अपने कमरे के पलंग पर पसर जाती हो। मैंने आपकी आदत को बदलने की बहुत कोशिश की, मगर आप टस से मस नहीं हुई। इसीलिए अंत में थक हार कर मुझे आपके ही तरीके से जवाब देना पड़ा। रेशमा की उस फटकार के बाद जुगनी में समाया फुहड़पन हमेशा के लिए गायब हो जाता है और वो पहले की तरह अपनी जिम्मेदारियां निभाने लगती है। अरे अब मैं तुझे क्या बताऊं कौशल्या, मेरे घर में जो बहू आई है बहुत ही मलूक है, मलूक। ऊपर से उसके पैर तो माँ लक्ष्मी देवी के हैं। जब से घर में आई है तब से ही सब कुछ अच्छा होता जा रहा है। अरे वाह, ये तो बहुत अच्छी बात है। भगवान तुम्हारे घर में इसी तरह कृपा बनाए रखे। मैं अभी अपने बेटे अर्नव के लिए एक लड़की ढूंढ रही हूँ। जैसे ही मुझे उसके लिए कोई लड़की मिल जाएगी, मैं उसका ब्याह कर दूंगी। अच्छा, ये बात है। वैसे तुझे लड़की कैसी चाहिए? देखो, लड़की जैसी भी हो, बस संस्कारी होनी चाहिए, जो मेरा घर संभाल सके और मेरे बेटे का अच्छे से ख्याल रख सके। हाँ, क्यों नहीं, जल्दी ही मिल जाएगी हमारे अर्नव के लिए ऐसी कोई लड़की। चलो अब मैं चलती हूँ।
अब मुझे मेरी बहू के साथ मिलकर रात के खाने की तैयारी भी करनी है। ऐसा कहकर सावित्री अपने घर के लिए निकल जाती है। जिसके बाद कौशल्या अपने कमरे में आराम करने जा ही रही होती है कि तभी अचानक से उसके घर के टेलीफोन पर किसी का कॉल आता है। जैसे ही कौशल्या टेलीफोन उठाती है, टेलीफोन के दूसरी तरफ पंडित जी कौशल्या से कहते हैं, अरे कौशल्या बहन, कैसी हो? मेरे पास तुम्हारे लिए एक बहुत अच्छी खुशखबरी है। अच्छा, तो पंडित जी देरी किस बात की है? जल्दी से मुझे खुशखबरी दे दीजिए। वैसे भी कई दिनों से कोई अच्छी खुशखबरी मिली नहीं है। अरे कौशल्या बहन, मैंने हमारे अर्नव के लिए एक बहुत ही संस्कारी और अच्छी लड़की ढूंढी है। अगर तुम कल किसी काम में व्यस्त ना हो तो कल हम लड़की को देख आते हैं। अरे पंडित जी, आपने तो मेरे दिल खुश कर दिया ये कह के मैं कल किसी भी काम में व्यस्त नहीं हूँ। कल हम दोनों लड़की को देखकर आ जाते हैं। ये सुनकर कौशल्या बहुत खुश हो जाती है। जिसके बाद कौशल्या अगले दिन पंडित के साथ लड़की देखने उनके घर पहुंच जाती है। लड़की के माता पिता और कौशल्या आपस में बात करने लगते हैं। अरे बहन जी, आप तो कुछ भी नहीं ले रही हो। ये लो, ये खाओ, ये पकौड़े खुद करुणा ने अपने हाथों से बनाए हैं। खाना बहुत अच्छा बनाती है मेरी बेटी। अब आप इतनी तारीफ कर रही हो तो मुझे खाना तो पड़ेगा ही। और फिर ये करुणा ने जो बनाए हैं, लेकिन काफी देर हो गई, आपकी बेटी अभी तक नहीं आई है। अरे अपनी बेटी को बुलाओ, जरा हम भी तो देखें जिसकी इतनी तारीफ सुनी है वो दिखने में कैसी है। जी क्यों नहीं, अभी बुलाती हूँ अपनी बेटी को। करुणा, अरे ओ करुणा, जरा बाहर आओ, मेहमान तुमसे मिलना चाहते हैं। जैसे ही करुणा हाथ में कॉफी लिए कौशल्या के पास आती है, कौशल्या उसे देखते ही कहती है, अरे वाह, आपकी बेटी तो बहुत ही खूबसूरत है। करुणा, आओ मेरे पास आकर बैठो, हम दोनों थोड़ी बातें कर लेते हैं। कौशल्या करुणा से बातें करने लगती है, लेकिन करुणा केवल गर्दन हिलाकर उसकी बातों का जवाब देती है। जिसके बाद कौशल्या गीता से कहती है, अरे बहन जी, आपकी बेटी तो हर एक बात का जवाब गर्दन हिला कर देती है। कहीं आपकी बेटी गूंगी तो नहीं है? अरे नहीं नहीं, आज हमारी बेटी ने मौन व्रत रखा हुआ है, कोई आपत्ति नहीं है। आप जब चाहे कॉल पर बात कर सकती हो। ये सुनने के बाद कौशल्या वहाँ से निकल जाती है। कुछ ही दिनों में शादी की तैयारियां शुरू हो जाती है। वहीं कौशल्या करुणा से फोन पर बात करना भी शुरू कर देती है। जैसे ही अर्नव करुणा को शादी करके अपने घर में लेकर आता है, सभी लोग बहुत ज्यादा खुश हो जाते हैं और उसकी मुंह दिखाई के लिए उसे ढेर सारा इनाम देकर जाते हैं। लेकिन कौशल्या के गली मोहल्ले की कुछ औरतें करुणा को भगवान के भजन गाने के लिए कहती हैं। अरे जब से बहू आपने मायके से आई है तब से वो किसी से कोई बात नहीं कर रही, लेकिन मेरा तो इसकी आवाज सुनने का बहुत ज्यादा मन हो रहा है। क्यों ना आज हम बहू के मुंह से एक भगवान का भजन ही सुन लें। हाँ, अरे वाह, क्या बात है, ये तो तुमने बहुत अच्छा सोचा है। चल बहू, कुछ भजन सुना दे। सबके कहने पर करुणा भगवान का भजन गाना शुरू करती है। मन मेरा मंदिर, शिव मेरी पूजा, शिव से बड़ा नहीं कोई दूजा। बोल सत्यम शिवम, बोल तू सुंदरम, मन में शिव की महिमा के गुण गाए जा। करुणा के गाने की आवाज सुनकर सभी को बहुत आनंद मिलता है, लेकिन वहीं दूसरी तरफ वहाँ कई सारी औरतें करुणा के मुंह की तरफ देखने लगती हैं। तभी कई औरतों में से एक लीलावती नाम की औरत कहती है, हे भगवान, ये क्या, ये तो अनर्थ हो गया है। अरे कौशल्या बहन, जरा देखो तो सही, तुम्हारी बहू की जुबान काली है, काली। अरे हाँ, देखो तो ये तो काली जुबान की है। हाय राम, कौशल्या तेरे तो भाग्य फूट गए। अरे ये तुम सब कैसी बातें कर रही हो? अगर काली जुबान है भी तो क्या हो गया? जरूरी नहीं कि काली जुबान होना कोई पाप है। मेरी बहू संस्कारी भी है और अच्छी भी है, इसीलिए उसकी जुबान से मुझे कोई लेना देना नहीं है।
गांव की कई औरतें कौशल्या को उसकी बहू के बारे में बहुत उल्टा सीधा बोलती हैं, लेकिन कौशल्या अपनी बहू के खिलाफ एक भी बात नहीं सुनती। ऐसे ही धीरे धीरे कुछ दिन बीतने लगते हैं। एक दिन करुणा घर में बैठी हुई सब्जी काटते हुए अपनी सास कौशल्या से कहती है, माँ जी कई दिन हो गए, बारिश रुकने का नाम ही नहीं ले रही है। काश आज बारिश हो जाए, बहुत मजा आ जाएगा। मैं तो बारिश के पानी में भीगूंगी। करुणा इतना कह ही रही होती है कि अचानक से मौसम बदलने लगता है और कुछ ही देर बाद बारिश शुरू हो जाती है। करुणा बारिश होते ही बारिश में नहाने लगती है, लेकिन वहीं दूसरी तरफ कौशल्या सोच में पड़ जाती है। ऐसे ही अगले दिन सुबह जब अर्नव ड्यूटी के लिए निकल रहा होता है तो करुणा उसे लंच देते हुए कहती है, सुनिए जी, बाइक थोड़ा संभाल कर चलाइएगा, आजकल बहुत एक्सीडेंट होते जा रहे हैं। अरे तुम चिंता मत करो, मैं बाइक हमेशा ध्यान से ही चलाता हूँ। ऐसा कहकर अर्नव ड्यूटी के लिए निकल जाता है। धीरे धीरे दिन बीत जाता है और जैसे ही रात को अर्नव वापस घर लौटता है तो उसके हाथ पैर में चोट लगी होती है, जिसे देखकर उसकी माँ कौशल्या उससे कहती है, अरे बेटा, ये सब क्या हो गया तुम्हें? कुछ नहीं माँ, बस छोटा सा एक्सीडेंट हो गया। आप चिंता मत करो, जल्दी ठीक हो जाऊंगा। ये सुनते ही कौशल्या अचंभित रह जाती है और अपने मन ही मन सोचने लगती है, हे भगवान, ये क्या कर दिया मैंने? सब कुछ इस करुणा की बच्ची की वजह से हो रहा है। इसकी काली जुबान की वजह से आज मेरे बेटे को चोट भी लग गई। इसकी तो मैं अभी खबर लेती हूँ। कौशल्या तुरंत करुणा के पास जाती है और कहती है, अरे काली जुबान की, जब देखो उल्टा सीधा अपने मुंह से निकालती है। अरे तेरी इसी जुबान के चलते आज मेरे बेटे का एक्सीडेंट हो गया है। कल मुही, जब तुझे पता था कि तेरी जुबान काली है तो तुझे मेरे बेटे से शादी नहीं करनी चाहिए थी। अब मैं तुझे अपने घर में बर्दाश्त नहीं कर सकती। अभी के अभी मेरे घर से निकल जा। कौशल्या करुणा का हाथ पकड़कर उसे उसके कमरे से खींचते हुए हॉल तक ले आती है, जिसके बाद वो उसे वहां से बाहर निकालने वाली होती है। इतने में हॉल का झूमर टूटकर उन दोनों के ऊपर गिरने वाला होता है, लेकिन इस दौरान करुणा समझदारी से काम लेते हुए अपनी सास कौशल्या की जान बचा लेती है, जिसे देखकर कौशल्या की आंखें फटी की फटी रह जाती हैं। अरे माँ जी, आप ठीक तो है ना? कहीं चोट तो नहीं लगी? अपनी बहू का ये बर्ताव देखकर कौशल्या को अपने किए पर शर्मिंदगी होने लगती है। अरे ये मैं क्या करने वाली थी? मुझे अपने किए पर बहुत शर्मिंदगी है बहू, मुझे माफ कर दे। मैं लोगों के बहकावे में आकर बहुत ज्यादा रूढ़िवादी सोचने लगी। मुझसे गलती हो गई बहू, मुझे माफ कर दे। अरे माँ जी, इसमें आपका कोई कसूर नहीं है, ये सब तो होता रहता है और अब तो मुझे ये सब अच्छे से झेलने की आदत है। कोई नहीं, आप चिंता मत करो, मुझे आपकी किसी भी बात का बुरा नहीं लगा। उस दिन के बाद से कौशल्या कभी भी अपनी बहू की काली जुबान से कोई एतराज नहीं करती। वहीं दूसरी तरफ करुणा भी केवल अपने मुंह से अच्छे शब्द निकालती, कभी किसी के लिए बुरा नहीं सोचती और ना ही बोलती।